दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी निबंध के ऊपर। तो यूजीसी नेट में इकाई 9 के अंतर्गत जितने भी निबंध हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण आप सभी को मैं बता रही हूँ। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने बाकी के जो निबंध हैं वो लिए थे, बाकी जो बच गए थे आज उन निबंधों पर चर्चा करने वाले हैं। और आपको उस पुराने जो टॉपिक था निबंध का, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसके पिछले निबंध का। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला निबंध है कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी का है ये। तो यह निबंध सर्वप्रथम 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कविता की परिभाषा इस निबंध में इस प्रकार उन्होंने दी है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो इस निबंध के अंतर्गत जो है इन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं को बताया है, तो आप इनको ज़रूर देख लीजिए। इन पॉइंट्स को कई बार आ जाते हैं। तो सभ्यता के आवरण और कविता और सृष्टि प्रसार, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि का भावना या कल्पना, कविता में सौंदर्य, कविता की आवश्यकता, कविता पर अत्याचार। तो ये इसके मुख्य बिंदु हैं। आगे है, इस निबंध में कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष पर इन्होंने बल दिया है। कविता के माध्यम से दूसरों के सुख दुख हर्ष विषाद का अनुभव किया जाता है, ये इन्होंने बताया है। कविता मनुष्य के जीवन को मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। और यह निबंध जो है चिंतामणि भाग 1 में संकलित है और चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष है सन 1939 ईस्वी। तो ये थी इस निबंध के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए अगला निबंध लेते हैं। तो अगला निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जिसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1974 ईस्वी। यह एक निबंध जो है वो ललित निबंध है। विद्यानिवास जी ललित निबंधकार के अंतर्गत आते हैं। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक की संवेदना द्वारा लोकतंत्र की वेदना का जो है उन्होंने सजीव चित्रण किया है। लेखक ने लोक जीवन की अंतर्वेदना को राम के राज तिलक के समय की घटना के माध्यम से बताया है। तो लोक जीवन की जो बातें थी उन्होंने राम के राज तिलक की जो समय की बात थी उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ मुकुट का भीगना जो है प्रतीकात्मक अर्थ के रूप में लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रतिष्ठा का नष्ट होना। तो मुकुट भीगना यानी कि प्रतिष्ठा का नष्ट होना। तो इस निबंध में लेखक को दादी के गीत की याद आती है। और इस निबंध के अंतर्गत दो पीढ़ियों के विचारों में अंतर, उनकी सोच में अंतर की समस्या को उजागर किया गया है कि बुजुर्गों की सोच और जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच में किस प्रकार अंतर है, इस बात को इसमें बताया गया है। इस निबंध में लेखक ने अप्रत्यक्ष रूप से आज के लाखों करोड़ों बेरोजगार राम इस लोक में दर दर भटक रहे लेखकों के प्रति जो है लेखक ने चिंता व्यक्त की है कि जो बेरोजगार युवक हैं किस प्रकार भटकते रहते हैं। इस समस्या को इन्होंने इस निबंध के माध्यम से बताया है। तो इसमें प्रतीक के रूप में जो लिया गया है, इन प्रतीकों को आप ज़रूर देखिएगा। तो राम जो है वो युवा वर्ग का प्रतीक है, सीता विवाहित युवती का, मुकुट मान सम्मान का प्रतीक है। तो इस निबंध में प्रतीकों के माध्यम से वर्तमान समस्या युवकों के बिना बताए घर से दूर रहने का संकेत जो है वो देती है। बड़ों से झूठ बोलना, सिनेमा रात में देखने जाना या फिर कोई गीत संगीत का प्रोग्राम हो उन सब में भाग लेना, ये सब जो है इस निबंध के माध्यम से उन्होंने बताया है। और इस बात से बुजुर्गों को न केवल उनकी सुरक्षा की चिंता रहती है बल्कि घर की प्रतिष्ठा की भी चिंता रहती है। तो इस निबंध में कहा गया है कि राम भीगे तो भीगे, मुकुट भीगने न पाए, इसकी चिंता बनी रही। तो बुजुर्गों के अंतर जो है
ये चिंता बनी रहती है कि राम भीगे तो भीगे, मुकुट ना भीगने पाए, यानी कि जो मान प्रतिष्ठा है वो खत्म ना हो पाए। इस निबंध के माध्यम से मुख्य रूप से यही बताने का प्रयास किया गया है। अगला निबंध है मजदूरी और प्रेम, जिसके लेखक हैं अध्यापक पूरन सिंह। तो ये एक भाव प्रधान निबंध है और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। यह निबंध किसान जीवन से आरंभ होकर मजदूर और मशीन के द्वंद्व को उजागर करती है। तो यह निबंध जो है अलग अलग भागों में विभाजित है। तो पहला है हल चलाने वाले का जीवन, तो जिसमें हल चलाने वाले को साधु, त्यागी और तपस्वी के रूप में बताया गया है। गरेड़िए का जीवन दूसरा है। तो गरेड़िए का जीवन किस प्रकार पवित्र प्राकृतिक जीवन जो है वो बताया गया है। मजदूर की मजदूरी, तो इसमें मजदूर की मजदूरी को जो है अनमोल बताया गया है। अगला है, तो इसका चौथा पॉइंट जो है वो है प्रेम मजदूरी। तो प्रेम मजदूरी जो है कर्म मेहनत को प्रेम माना गया है। तो यानी कि अगर मजदूर प्रेम रूप से अगर खाना परोसा जाए तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है इस प्रकार से दिखाया गया है। मेहनत को, मजदूरी को कर्म के रूप में मेहनत महत्वपूर्ण माना गया है। अगला है मजदूरी और कला। तो कला यानी कि जो मशीनी उपकरण है उसकी बात की गई है। तो एक तरफ तो इसमें मजदूरी की बात दिखाई गई है, मेहनत की बात, कर्म की बात दिखाई गई है। और जब कला यानी कि मशीनों का आगमन हो गया तो मजदूरी किस प्रकार से बंद हो गई, सब जगह मशीनों का बोलबाला हो गया, तो इस प्रकार से बताया गया है। तो इसमें मशीनों की भर्त्सना की गई है। अगला है मजदूरी और फ़कीरी। तो विकास के लिए जो है इन दोनों को आवश्यक माना गया है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, तो ये इसको जो है पवित्र हृदय के रूप में देखा गया है। अगला है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। तो इसमें जो है मशीन को छोड़कर जो पश्चिमी सभ्यता, तो पश्चिमी सभ्यता जो मशीनें हैं वो कहाँ से आई है, तो बाहर से ही आई हुई हैं। तो उस मशीन को छोड़ के उस पश्चिमी सभ्यता को का जो है एक नया आदर्श के रूप में लेना है। मजदूरी पर जो है इसमें जोर दिया गया है और मशीनों को छोड़ने की बात की गई है। अगला निबंध है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, जिसके लेखक हैं कुबेरनाथ राय जी। तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1973 ईस्वी। उत्तर फाल्गुनी जो है वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र को कहा जाता है। उत्तरा फाल्गुनी शब्द का प्रयोग नक्षत्र के लिए नहीं बल्कि मनुष्य की एक अवस्था विशेष के संदर्भ में किया गया है। तो इस निबंध में जो है वैसे उत्तर फाल्गुनी जो होता है, उत्तरा फाल्गुनी, वो वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है, लेकिन इस निबंध में जो है मनुष्य की एक अवस्था के रूप में किया गया है। तो जो 40 से 45 वर्ष की आयु होती है उसको उत्तरा फाल्गुनी कहा गया है। तो मनुष्य की आयु को ऋतुओं तथा नक्षत्रों के समान बताया गया है। मानसिक यौवन को निरंतर चिरंजीवी बनाए रखने पर इसमें विचार किया गया है। और इस निबंध में जो 30 यानी कि जो 30 वर्ष की आयु है उसको घनघोर कुरुक्षेत्र कहा गया है, क्योंकि जो बदलाव होता है जीवन में, कुछ भी होता है वो इसी उम्र में होता है। तो इसमें बताया गया कि राम को जो वनवास हुआ था वो 27 वर्ष में हुआ था। यीशु को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 30 वर्ष की आयु में हुआ था। और इसी प्रकार से जो है सीता का जो हरण हुआ था वो 30 वर्ष की आयु में हुआ था। तो इस प्रकार से अलग अलग बताया गया है कि जो 30 वर्ष की उम्र है वो घनघोर कुरुक्षेत्र है। और इस निबंध के समय जो कुबेरनाथ जी की जो उम्र थी वो थी 38 वर्ष। तो उन्होंने उस समय की बात जो है अपनी उम्र की इसमें की है। 30 वर्ष की उम्र सूर्य के समान सम्मिलित पावक। तो 30 वर्ष की उम्र को सूर्य के समान, जो सूरज की जो रोशनी की जो तेज होती है और आग, अगर ये दोनों मिल जाए तो उसके समान 30 वर्ष की उम्र को कहा गया है। और 40 वर्ष के बाद की उम्र को में क्या होता है, बुद्धि घटने लग जाती है, स्वीकारपंथी आ जाती है। तो ये सब बदलाव जो है वो 40 वर्ष के बाद आना शुरू हो जाता है।
योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं बताई गई है, जो कि है क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़, जिसका प्रयोग इसमें किया गया है। अगला जो है ये विषाद योग नामक जो इनका निबंध है उसमें ये संकलित है। अगला निबंध है उठ जाग मुसाफिर, जिसके लेखक हैं विवेकी राय जी। ये इनके द्वारा ललित निबंध है। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 2012। इस निबंध में 10 निबंध संकलित है। तो वो 10 निबंध है, पहला है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम। तो इस निबंध में पहला निबंध है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम। अगला है नमो वृक्षेभ्यः। तीसरा है उठ जाग मुसाफिर। चौथा है केना। पांचवा है ग्रीष्म बहार। अगला है ततः किम। अगला है 3 डंडियाँ चोट उभरा समय और सवाल। अगला है चिंता भारत के उजड़े गाँवों की। अगला है गाँव बनाम गाँव, सवाल जीवन का। तो ये जो 10 है वो इसमें संकलित 10 निबंध है। अगला है अपने जीवन और जगत के अनुभवों को लेखक ने इसमें बताया है। पहले निबंध में दैनिक जीवन के अनुभवों को बताया गया है। दैनिकचर्या है तो उसमें जीवन के जो उनके अनुभव थे, लोगों से किस प्रकार उनका मिलना जुलना या व्यवहार था, इस प्रकार या लोगों का उनके प्रति क्या व्यवहार था, परिवार के साथ कैसा संबंध था, इसमें बताया गया है। दूसरे निबंध में वृक्ष को आधार बताया गया है। तो वृक्ष के बारे में उन्होंने बताया है और ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज निबंध है उसके आधार पे उसके जैसा इसको कहा जा सकता है। तीसरे निबंध में स्वानुभूति व सहानुभूति की बात जो है की गई है। चौथे, पाँचवें, छठे और 7वें निबंधों में ज्ञान के अलग अलग छोर के बारे में जो है बताया गया है। और अंतिम 3 निबंध इस संग्रह के हृदय है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्ष को जो है उजागर किया गया है। और उठ जाग मुसाफिर जो है कुबेरनाथ राय जी का 12वां निबंध है। इस निबंध में उन्होंने अपने ग्रामीण जो उनके जीवन का परिवेश था उसका वर्णन किया है और ये एक संस्मरणात्मक निबंध है। अगला और अंतिम निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1982 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह दूसरी परंपरा की खोज में संकलित है। इस निबंध में उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सौंदर्यात्मक जो दृष्टि थी उसका उन्होंने मूल्यांकन किया है। तो जहाँ उन्होंने इस सौंदर्य विद्रोह का दूसरा नाम बताया है, तो निबंध की जो शुरुआत ही है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध है अशोक की फूल उनसे की है। दिनकर जी के संस्कृति के 4 अध्याय निबंध की चर्चा जो है उन्होंने अपने इस निबंध में की है। तो इस निबंध में उन्होंने किस किस की चर्चा की है? दिनकर जी के संस्कृति के 4 अध्याय। द्विवेदी जी संस्कृति चिंतन को उजागर किया है। सौंदर्य वस्तुतः सृजन व्यापार है, उन्होंने ये बताया है। दिनकर अज्ञेय जी के विचारों पर भी उन्होंने चर्चा की है। प्रसाद का जो जयशंकर प्रसाद की जो रहस्यवाद है उसकी बात उन्होंने की है और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की का वर्णन भी उन्होंने अपने इसमें किया है। नारी सौंदर्य की बात पर जो है वो शुक्ल से असहमत है और हजारी प्रसाद द्विवेदी और निराला जी से सहमत है। द्विवेदी जी के सौंदर्य और लालित्य मीमांसा के 3 सौंदर्य के बारे में उन्होंने इस निबंध में बताया है। तो इसमें उन्होंने सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहा है। यह जो है बंधन के विद्रोह है और बंधन विद्रोही व्याकुलता को रूप देने का इसमें प्रयास किया गया है। तीसरा जिसका रूप है वो है सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की शिक्षा का परिणाम। तो सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है, ये उन्होंने इस निबंध में बताया है। तो दोस्तों ये थे आज के निबंध का टॉपिक जो कि पूरा हो चुका है। तो अगला किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि वो कंप्लीट कराओ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।